एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर चैप्टर लेके आए हैं जो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने के लिए क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है इससे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर बेसिकली एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक और इंग्लिश में बोलेंगे स्टैटिक। इसका मीन्स क्या है कि यह स्थायी डिवाइस है, ये चलने वाली नहीं है। जैसे कि आप मोटर जनरेटर देखते हो तो वो क्या करते हैं, उनमें मूवमेंट होता है, बट इसमें क्या है, ये स्टैटिक है यानी स्टैटिक डिवाइस है। और इसका कार्य बेसिकली क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में एंड लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। ये ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कभी नहीं करेगा। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट या कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा। डीसी पर कार्य इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली कॉइल्स होती हैं। क्या होती हैं, कॉइल्स। इस तरह मान लो ये आउटपुट है इसका, ठीक है, और ये क्या है, इसका इनपुट। तो आप जब इनपुट से डीसी सप्लाई दोगे तो इसकी कॉइल्स क्या होंगी, जल जाएंगी, है ना। ट्रांसफार्मर की कॉइल्स क्या होती हैं, जल जाती हैं, इसलिए ये कभी डीसी पे वर्क नहीं करता। और ये हमेशा क्या बदलता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में एंड लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। और ये करंट को भी बदलता है, हाई करंट को लो करंट में एंड लो करंट को हाई करंट में। ये कभी शक्ति और आवृत्ति यानी पावर और फ्रिक्वेंसी को कभी नहीं बदलता। ट्रांसफार्मर पावर और फ्रिक्वेंसी को कभी भी कन्वर्ट नहीं करेगा, केवल किसे करेगा, वोल्टेज या करंट को। अब समझते हैं ट्रांसफार्मर बेसिकली निम्न प्रकार से डिवाइड किया गया है। जैसे ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो ये समझ लो, एक होता है हमारा पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तीसरा होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब पावर की ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। फाई का मतलब है फेज। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ठीक है। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है और हाई वोल्टेज या हाई करंट को लो वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये कभी पावर और फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है, केवल वोल्टेज और करंट को कन्वर्ट करेगा। और किस पे वर्क करेगा, हमेशा एसी पे वर्क करेगा। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो वो कैसे करता है। तो अगर हम बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप अप का मीन्स है इसके सेकेंडरी कॉइल्स में क्या हो, टर्न ज़्यादा हो, यानी सेकेंडरी कॉइल्स में क्या होंगे, टर्न ज़्यादा होंगे अपेक्षा प्राइमरी कॉइल्स के। तो ये प्राइमरी कॉइल्स मान लो हमारी P1 प्राइमरी कॉइल्स है ये, ठीक है, और ये क्या है, हमारी सेकेंडरी कॉइल्स हैं। तो सेकेंडरी कॉइल्स यानी
सेकेंडरी कॉइल्स में क्या होंगे, NS, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे किससे, प्राइमरी कॉइल से। कह सकते हैं हम NS इज़ ग्रेटर देन NP। अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वो क्या करेगा, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज या हाई करंट, अपोजिट हो जाएगा, हाई करंट टू लो करंट। ये समझना। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई करंट को लो करंट में, क्योंकि वोल्टेज के अपोजिट करंट होता है ये चीज़। तो इसमें क्या है, सेकेंडरी में क्या होंगे, हमारे टर्न ज़्यादा होंगे, फेरे ज़्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं स्टेप डाउन। डाउन कैसे होगा, जब हमारी सेकेंडरी कॉइल्स में टर्न क्या हो, कम हो, फेरे क्या हो, कम हो सेकेंडरी कॉइल्स में, तभी तो डाउन होगा। ये मान लो इस सेकेंडरी कॉइल्स है, ठीक है, यहाँ NS और ये प्राइमरी कॉइल्स है। यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कॉइल्स में क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, यानी NP इज़ ग्रेटर देन NS। तभी अगर सेकेंडरी में कम फेरे होंगे तभी तो डाउन होगा वोल्टेज। तो स्टेप डाउन बेसिकली क्या करता है, स्टेप डाउन हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, या कह सकते हैं लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है किसी राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता। तो अभी अभी बताया मैंने, क्या किस किस को बदलता है, करंट को और वोल्टेज को। यदि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है, तो वो क्या करेगा, उसकी सेकेंडरी कॉइल्स में क्या होंगे, टर्न ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी कॉइल्स में टर्न ज़्यादा होंगे अपेक्षा किसके, प्राइमरी कॉइल्स के। तो वो क्या करेगा, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज स्टेप अप, या करेगा हाई करंट टू लो वोल्टेज, क्योंकि वो लो करंट अपोजिट होगा, एक वोल्टेज करंट के अपोजिट होगा। तो हमारा वोल्टेज और करंट को बदलता है, ना कि हमारा शक्ति और आवृत्ति को नहीं बदलता। तो ये कह रहा है ट्रांसफार्मर नहीं बदलता, किसको नहीं बदलता, शक्ति और आवृत्ति को नहीं बदलता, है ना। नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसफार्मर के क्रोड को लैमिनेटेड तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को दोनों घटाने के लिए, यानी दोनों क्षति हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस दोनों को कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसको सिलिकॉन का लैमिनेटेड बनाया जाता है। कभी कभार आपने देखा होगा पत्तियों पे क्या होता है, लेमिनेशन होता है उसकी, है ना। नेक्स्ट कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में होते हैं। तो हमने स्टेप डाउन बनाया था ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, डाउन शब्द से मतलब है सेकेंडरी में फेरे क्या होंगे, कम होंगे, किसकी अपेक्षा, प्राइमरी की अपेक्षा, यानी NP और ये NS। तो हमारा क्या बड़ा है, NP इज़ ग्रेटर देन NS, यानी सेकेंडरी कॉइल्स में क्या होते हैं, फेरे कम होते हैं। तो देखो मैं प्राथमिक है, तो मैं प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम हो सकती होती है, ये तो गलत है। अब कह रहा है ये की वोल्टता प्राथमिक वोल्टता से ज़्यादा होती है। अब इसमें आ जाओ, द्वितीय कुंडली में क्या होता है, प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेटे होते हैं। तो देखो इसमें कम लपेटे हैं कि नहीं प्राथमिक की अपेक्षा, तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या है, यानी स्टेप अप की बात कर रहा है। स्टेप अप हमने क्या बताया था, जिसमें क्या हो,
अब कैसे करेगा, जब सेकेंडरी में क्या होंगे, टर्न ज़्यादा होंगे, किसकी अपेक्षा, प्राइमरी की, तो एन पी और ये एन एस, तो एन एस इज़ ग्रेटर देन एन पी, तभी तो ये अप कर पाएगा, स्टेप अप। तो ये वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, ये सही बात है, क्योंकि ये क्या करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, या कह सकते हैं हाई करंट टू लो करंट। ये क्या कह रहा है, ये वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, सही बात है इस जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है, सही है, ये भी बात सही है हमारी। देखो सेकेंडरी में क्या है, टर्न सबसे ज़्यादा है, जो करंट के मान को क्या है, घटाता है, ये भी बात सही है। ये क्या करेगा, हाई करंट को लो करंट में, या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, तो उपरोक्त तीनों सही हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को कहते हैं, विद्युत स्रोत से क्या होती है, संयोजित होती है। जो हमारी ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, जो प्राथमिक कॉइल्स होती है, प्राइमरी कॉइल्स, ठीक है, वो क्या होती है, एसी सप्लाई से जुड़ी होती है, एनपी, यानी यहाँ से क्या देते हैं, एसी इनपुट से क्या देंगे, एसी, डीसी दोगे तो कॉइल्स जल जाएंगे, इसलिए हमेशा ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, एसी पे। तो विद्युत स्रोत यानी एसी से जुड़ी होती है। नेक्स्ट, क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो वो उसकी बाइंडिंग क्या होंगी, जल जाएंगी, अभी अभी बताया था। नेक्स्ट, किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, अभी हमने क्या बताया, उच्च स्तर से निम्न स्तर, निम्न स्तर से उच्च स्तर, दोनों को बदलता है। स्टेप अप क्या करता है, बेसिकली स्टेप अप, यानी स्टेप अप में क्या होंगे, सेकेंडरी कॉइल्स में क्या होंगे, फेरे ज़्यादा होंगे, ठीक है, अपेक्षा प्राइमरी कॉइल्स के, यानी एन एस और एन पी। तो एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, तो वो क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि सेकेंडरी में ज़्यादा फेरे होंगे, है ना, स्टेप अप। या क्या करेगा, हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करेगा। स्टेप डाउन में क्या होगा कंडीशन, स्टेप डाउन अगर बनाते हैं हम, ये ट्रांसफार्मर है, तो डाउन में क्या होंगे, फेरे कम होंगे, और प्राइमरी में फेरे क्या होंगे, ज़्यादा। ये मान लो एन एस और ये एन पी, तो यहाँ क्या होगा, एन पी इज़ ग्रेटर देन एन एस, यानी चक्रों की संख्या, जो फेरों की संख्या है वो किस में, प्राइमरी कॉइल्स में ज़्यादा होगी, है ना। ये क्या करेगा, स्टेप डाउन, यानी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, डाउन मतलब लो करना, तो लो कब होगा, जब सेकेंडरी में फेरे कम होंगे। या क्या करेगा, ये लो करंट टू हाई करंट, ये करेगा, है ना। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। जो ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो तरह का इंडक्टेंस होता है, एक होता है म्यूचुअल और एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस। जो ट्रांसफार्मर होता है वो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस पे वर्क करता है। कहने का मतलब ये है, ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है, यहीं से हम इनपुट देंगे और यहीं से हम क्या लेंगे, इससे आउटपुट लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, यहाँ से एक ही वाइंडिंग से इनपुट और आउटपुट दोनों लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, वो किस पे वर्क करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस पे। जबकि ट्रांसफार्मर बेसिकली किस पे वर्क करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी पारस्परिक इंडक्शन पे, और स्वतः इंडक्शन पे कौन करेगा, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हमारा क्या है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक परिणामित्र के लिए सही है। तो परिणामित्र कैसी है,
विद्युत स्थैतिक युक्ति है, यानी हमने बताया था कैसी है, स्टैटिक डिवाइस है, यानी एक जगह स्थिर रहती है। क्या? ट्रांसफार्मर। किस प्रकार की धारा पर एक परिणामित कार्य करता है? केवल एसी पे। नेक्स्ट कह रहा है मिलान कीजिए, तो देखो मिलान करते हैं हम। तो बुक होल रिले क्या है? एक ऐसी रिले है जो स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति वर्क करती है। रिले का मतलब एज ए स्विचिंग डिवाइस, ठीक है। तो वही चीज़ है, स्वचालित सर्किट ब्रेकर है। सर्किट को क्या करता है? ब्रेक करता है, ऑपरेशन देता है ऑन ऑफ कंडीशन का, ठीक है। अब एक्सप्लोजन क्या, बैंड क्या करता है? इसे प्रेशर रिलीज वॉल्व भी कहते हैं, है ना। ऑयल गेज की अगर हम बात करें तो ऑयल गेज ट्रांसफार्मर टैंक में भरे तेल का स्तर को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये एक गेज होता है जो उसके तेल का मेजरमेंट बताएगा कि कितना तेल है इस ट्रांसफार्मर में, ठीक है। और बाकी तापमान मापी क्या करता है? ट्रांसफार्मर के तेल का ताप मापने के लिए यूज होता है। गेज क्या करेगा? उसकी मतलब गहराई को मापेगा, और तापमापी क्या होगा? उस तेल के टेम्परेचर को मापेगा कि कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है या 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तेल का टेम्परेचर, ये तापमान मापी मेजर करेगा। तो हमारा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है, तो सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल क्या करता है? प्रायः जो अपना ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेटर। तो कंजर्वेटर में क्या होता है? कंजर्वेटर में कि हमारा जो ये, इसको इस तरह देख लो, ये कंजर्वेटर है मान लो, ठीक है। और कंजर्वेटर से ब्रीदर कनेक्ट किया जाता है, तो इसके थ्रू इसमें क्या है? ऑयल जाएगा, है ना। तो अब इसमें एयर भी डाली जाती है, यहाँ से एयर जाएगी जब ब्रीदर के थ्रू कंजर्वेटर में, तो उस एयर के साथ कुछ नमी भी जाती है। तो नमी को सोखने के लिए प्राय किसका यूज करेंगे हम? सिलिका जेल का। इस तरह होता है कंजर्वेटर, ठीक है। ये आपका मान लो यहाँ से एयर डाली जाती है क्योंकि टेम्परेचर को ठंडा करना है, इसमें मान लो ऑयल भरा है, ठीक है। और ये हमारा ब्रीदर है, ब्रीदर के थ्रू क्या आ रही है? एयर आ रही है। तो इसमें ब्रीदर में क्या होता है? सिलिका जेल का यूज किया जाता है, जिससे क्या हो? नमी अंदर, ये चीज़ याद रखना। शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है, कैसा होता है? नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुक होल्ज रिले का यूज किया जाता है तेल शीतलीकरण ट्रांसफार्मर में। रिले क्या है? बुक होल्ज रिले का यूज बेसिकली तेल शीतलीकरण ट्रांसफार्मर में करते हैं। वैसे अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर की शीतलीकरण की निम्न विधियां हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है अपनी प्राकृतिक शीतलीकरण, जिसमें क्या होता है? प्राकृतिक शीतलीकरण में क्या होता है कि यह विधि केवल 25 केवीए तक के ट्रांसफार्मर के लिए यूज की जाती है। इस 25 केवीए तक के ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं। प्राकृतिक शीतलीकरण में क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर तक एयर है ना, वो बेसिकली 25 केवीए तक के ट्रांसफार्मर में एयर जाती है प्राकृतिक शीतलीकरण द्वारा। अगर हम बात करें तेल शीतलीकरण की, तो इस तेल शीतलीकरण विधि होती है नंबर 2। उसमें क्या होता है? तेल शीतलीकरण विधि 2 MVA यानी 2 मेगावोल्ट करंट तक के ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए यूज की जाती है तेल शीतलीकरण विधि। इससे क्या है? जो ये ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है तेल शीतलीकरण विधि द्वारा। कितने मेगा का होना चाहिए? 2 मेगा का ट्रांसफार्मर के लिए ये विधि यूज होती है। अब तीसरी आती है तेल
निमज्जित तथा तेल शीतलीकरण विधि। तो इसमें 2 MVA से ऊपर का यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए, यानी 2 मेगावोल्ट करंट के ट्रांसफार्मर से अधिक के लिए हम क्या करेंगे, तेल निमज्जित शीतलीकरण विधि का यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। तो स्टेप अप में हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तभी तो वोल्टेज बढ़ता है। जब सेकेंडरी में क्या होंगे, फेरे ज़्यादा होंगे, तभी हमारा क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। सीधी सी बात है ना। जब सेकेंडरी में क्या होंगे, टर्न ज़्यादा होंगे प्राइमरी की अपेक्षा, तभी क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। तो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा हो तो लो हानि अगर 500 वाट है तो ताम्र क्षति क्या होगी। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, ट्रांसफार्मर लॉस की बात करें, तो इसमें क्या होता है, लौ हानि यानी कॉपर लॉस, लौ हानि यानी आयरन लॉस बराबर क्या होता है, कॉपर लॉस, यानी इसको बोलते हैं आयरन लॉस, बराबर किसके होता है, कॉपर लॉस के। ठीक है, तो कितना होगा, 500 वाट ही होगा आपका। लो क्षति कितनी है, 500 वाट, तो कॉपर क्षति भी कितनी होगी, 500 वाट ही होगी। नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसफार्मर की कोड को लेमिनेटेड तथा सिलिका इस्पात की पट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है, एडी करंट तथा हिस्टैरिसीस लॉस को रोकने के लिए। तो सी इज़ राइट आंसर, क्योंकि अगर आप इसको जो पत्ती रहती है ट्रांसफार्मर की, अगर आप उसको लैमिनेटेड नहीं करेंगे तो उसमें करंट लॉसेस ज़्यादा हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, है ना, ये चीज़ होता है। तो सी इज़ राइट आंसर। अब आपको ये वीडियो अगर समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।